उसके बाद भी बहुत बहुत हल्का फील करोगे, बहुत पहले एग्जाम के बाद, पहले एग्जाम तक थोड़ी सी रहेगी नर्वसनेस कि 6 दिन बचे हैं, 7 दिन बचे हैं, वगैरह वगैरह। और पहले एग्जाम के बाद मस्त फील करोगे, जैसा आज एग्जाम के प्रैक्टिकल एग्जाम के बाद हो रहा होगा ना कि बहुत इतना ज्यादा सोचा था कुछ नहीं हुआ तो बहुत इजी हुआ, वैसे आपके साथ वहां पर भी होगा। लो अटक गया मैं। जितना दिखता नहीं उससे ज्यादा तो अटकता हूँ। अच्छा, अपन वो पढ़ रहे थे, सॉरी। भूमंडलीकृत विश्व का बनना। कल अपन ने रिवाइज रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। कल क्या देखा था? कल अपन ने देखा था कि सबसे पहले तो जो चैप्टर का महत्व है वो क्या है कि अभी हम जो वैश्वीकरण पे पहुंचे वो कैसे पहुंचे। तो हमें पता चला कि जो लोगों का आना जाना था उससे केवल खाना ही नहीं पहुंचा, संस्कृति और व्यापार, व्यापार ही केवल नहीं हुआ, खाना भी पहुंचा और संस्कृति भी इधर से उधर गई, है ना। वही हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। सबसे पहले खाने के बारे में आता है, स्पेगेटी वगैरह चाइना से कैसे दुनिया भर के एरिया में गया। तो हमने सबसे पहले वही देखा था कि कैसे अभी के जमाने तक हम पहुंचे, आज के जमाने तक कैसे हम पहुंचे। तो सबसे पहले जिक्र आता है सिल्क रूट का। सिल्क रूट के बारे में कल हमने चर्चा करी। उसके बाद जो है हमने आलू के बारे में एक चीज चित्र देखा कि कैसे आलू ने यूरोप में जो है वो लाखों लोग आलू का डिपेंडेंसी के कारण से मर गए थे। हमें ये भी पता चला भारत में आलू मसाले बहुत सा मिर्च वगैरह जो थी वो नहीं थी, आज से 500 साल पहले वो दूसरे देशों से आई। उसके बाद हमने देखा कि कैसे अमेरिका में जो है वो जैविक युद्ध के माध्यम से यूरोपीय देशों ने कब्जा कर लिया अमेरिका में, है ना। अमेरिका की खोज किसने करी थी वो देखा था कल अपन ने। अमेरिका कुछ साल पहले, मतलब आज से 400 500 साल पहले का उसका इतिहास है, उसके पहले अमेरिका कोई नहीं गया था। उस पर अमेरिकन रहने लगे, फिर यूरोप ने जो है वो चेचक के माध्यम से, जैविक युद्ध के माध्यम से वहां पर लड़ाई जीत ली। और एल डोराडो के बारे में, कैसा एक भ्रमित शहर था। बोला जाता था कि अमेरिका के मैक्सिको साइड जो है वो एक एल डोराडो जैसे देश है, वहां पर सोना ही सोना भरा हुआ है। भ्रम फैला दिया गया था उसके बारे में, इसलिए यूरोपीय ताकतें वहां गई थी और तरह तरह से जो है वहां कब्जा किया। उसके बारे में हमने जो है उसके बाद हमने देखा कि 3 प्रकार का फ्लो होता है। अब जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें 3 प्रकार का प्रवाह होता है। पहला जो है पूंजी का प्रवाह, दूसरा श्रम का प्रवाह और तीसरा जो है वो पूंजी का, सॉरी, पहला जो है वो व्यापार का प्रवाह। व्यापार का प्रवाह, श्रम का प्रवाह और पूंजी का प्रवाह, 3 प्रकार के प्रवाह होते हैं, अर्थशास्त्रियों ने बताया है। उसके बाद जो है कॉर्न लॉ क्या था उसके बारे में डिस्कस करा अपन ने। उसके बाद हमने देखा कि हमारे जो तकनीक की भूमिका, तकनीक ने कैसे मदद की है, मांस जो है वो कैसे ले जाया जाता था, फिर उसके बाद कैसे रेफ्रिजरेटर ने उसको मदद किया जिससे निर्यात बढ़ सका। विश्व कैसे डेवलप हुआ। दक्षिण अफ्रीका की कहानी पढ़ी थी कि कैसे दूसरे यूरोप की कंट्रियों का दक्षिण अफ्रीका पर कब्जा था और कैसे वो कब्जा किया गया। पहले उन्होंने जो है वो एक यहाँ पर स्टैनली, हेनरी वाटर स्टैनली के बारे में आता है कि कैसे वो जो है एक बंदे को ढूंढने के लिए गया था, न्यूयॉर्क हेरल्ड को ढूंढने के लिए गया था। और न्यूयॉर्क हेरल्ड ने उन्हें कई सालों तक लिविंगस्टन नाम के व्यक्ति को खोजने के लिए भेजा था। और कैसे उसने नक्शे डेवलप किए और यही नक्शे जो है वो यूरोप ने फायदा उठाया नक्शों का अफ्रीका पे कब्जा करने के लिए, है ना। तो ये स्टैनली के बारे में आया था। न्यूयॉर्क हेरल्ड पेपर का नाम है जिन्होंने भेजा था इनको। उसके बाद रिंडा पेस्ट के बारे में जाना अपन ने, रिंडा पेस्ट क्या बीमारी थी और साउथ अफ्रीका पे कैसे यूरोप ने जो है वहां पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों के कैसे जो है वो, अंग्रेज मतलब केवल अंग्रेज नहीं, यूरोपियों ने कैसे वहां पर दक्षिण अफ्रीका पे कब्जा, अमेरिका पे भी किया, दक्षिण अफ्रीका पे भी किया, बहुत सारी जगह कब्जा किया था यूरोप ने। उसके बाद गिरमिटिया मजदूरों के बारे में जाना और कुछ गिरमिटिया मजदूर के नाम भी देखे अपन ने, जैसे शिव नारायण चंद्रपौल, रामरेश सरवन और वीएस नायपॉल। ये बहुत फेमस गिरमिटिया मजदूर है सारे, जिन्होंने जो है भारत के वंशज होने के बाद भी जो है वो एक अनुबंधित श्रमिक के अनुबंध का फॉर्म, ये फॉर्म भरा हुआ है, आपको फॉर्म दिख रहा है इस इमेज में। इस इमेज में उसका नाम वगैरह कहाँ से आया है, क्या काम के लिए मिलाया गया है, उस पर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बोलते, कॉन्ट्रैक्ट है गिरमिटिया मजदूर का, उसकी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद आता है, हाँ, यहाँ पर 2 बैंकर्स के नाम आते हैं जो इंडिया के बहुत फेमस बैंकर्स हैं और इन्होंने कैसे भारत में मदद करी और कैसे व्यापारी बने, ये मतलब क्या क्या किया इन्होंने। शिकारीपुरी श्रॉफ और नट्टू कोट्टई चेट्टियार।
दो नाम थे, बड़े फेमस नाम है, बैंकर्स थे। क्या करते थे उनके बारे में, ये उन बहुत सारे बैंकरों व्यापारियों में से थे जो मध्य एवं दक्षिण पूर्व एशिया में निर्यातमुखी खेती के लिए कर्जे देते थे। बड़े जाहिर सी बात है, पैसा होगा तभी तो कर्ज बांटते थे। इसके लिए वे या तो अपने जेब से पैसा लगाते थे या यूरोपीय बैंकों से कर्जा लेते थे। उनके पास दूर दूर तक पैसे पहुंचाने की एक व्यवस्थित पद्धति होती थी। यहाँ तक कि उन्होंने व्यावसायिक संगठनों और क्रियाकलापों के देशी स्वरूप भी विकसित कर लिए थे। उन्होंने एक सिस्टम डेवलप कर लिया था पैसे देने का और कमाने का। सॉरी। अफ्रीका में यूरोपियन उपनिवेशकों के पीछे पीछे भारतीय व्यापारी और महाजन भी जा पहुंचे। हैदराबादी सिंधी व्यापारी तो यूरोपीय उपनिवेशकों से भी आगे तक जा निकले। 1860 के दशक में उन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए। ये बता रहे भारतीय व्यापारियों ने क्या किया उस टाइम। और बहुत सारे भारतीय व्यापारी जो है वो इस टाइम विकसित भी हो रहे थे, बड़े बड़े दूसरे देशों में भी, केवल अपने देश में नहीं। आज भी उनकी जड़ें जो है वो मौजूद हैं। कईयों के पूर्वज जो है आज जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने जो उस टाइम बिजनेस किया था, दुनिया भर में निवेश मतलब वो निर्यात करते थे। तो उनके इतना कमा लिया था उन्होंने कि अभी भी उनके नाती पोती जो है वो नाती पोते जो है वो बेट अच्छा खासा कमा रहे हैं, बहुत अमीर है। भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर बात आएगी मैनचेस्टर की, भारत का जो है वो मैनचेस्टर से तुलना की। भारत में पैदा होने वाली महीन कपास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। भारत में महीन कपास तो दुनिया भर में होती थी, लेकिन भारत की जो महीन कपास थी ना, वो रेशम को जो है वो टक्कर देती थी, क्योंकि रेशम भी बहुत पतला होता था, मजबूत होता था और कीड़े से प्राप्त होता था। कपास की खेती की जाती थी। नॉर्मली कपास मोटा होता था, लेकिन भारत का महीन कपास जो है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती थी। क्यों? हल्का होता था, गर्म होता था, क्योंकि यूरोप में गर्म चाहिए और ज्यादा हैवी कोट नहीं पहनना चाहते वो। तो भारतीय महीन कपास की जबरदस्त डिमांड थी ब्रिटेन में और यूरोप में। औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा था। इसी कारण वहां के उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव दबाव डाला कि वह कपास के आयात पर रोक लगाए और स्थानीय उद्योगों की रक्षा करे। वैसे ही आलू के केस में भी ऐसे ही हुआ था ना। कपास के केस में भी इन्होंने क्या करा, भाई बाहर से भारत से कपास लाना बंद करो, हमारे यहाँ खुद हो रहा है देश में, इसलिए आप आयात बंद करो। फलस्वरूप ब्रिटेन में आयातित कपड़ों पर सीमा शुल्क थोप दिए गए। ये वही व्यापार अवरोधक लगा दिए गए। आपने पढ़ा है व्यापार अवरोधक क्या होते हैं। वहां महीन भारतीय कपास का आयात कम होने लगा। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश कपड़ा उत्पादक दूसरे देशों में भी अपने कपड़े नए नए बाजार ढूंढने लगे थे। सीमा शुल्क की व्यवस्था के कारण से ब्रिटिश बाजारों से बेदखल हो जाने के बाद भारतीय कपड़ों को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। पहले भारत का कपास बहुत ज्यादा था, लेकिन बाद में कंपटीशन बढ़ गया, मतलब दूसरे देशों में कंपटीशन ज्यादा था, ब्रिटेन के लोग आसानी से खरीद रहे थे, तो भारत का अच्छा खासा मुनाफा होता था। यदि भारतीय निर्यात के आंकड़ों का अध्ययन करें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आंकड़े पता चलते हैं, फैक्ट पता चलते हैं। सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़ा 30% था, जो 15 साल में ही घटकर कितना हो गया, 15%। आधा कपड़ा एकदम से कम कम हुआ ब्रिटेन के, क्योंकि व्यापार अवरोधक लगा दिए, सीमा शुल्क थोप दिए, महंगा कर दिया भारतीय कपड़ा को वहां पर। तो भारत की खपत जो है 15 साल में 50% कम हुई सीधे सीधे। 1870 तक केवल 3% कचरा कपड़ा जो है हम निर्यात कर रहे थे। हमारा परसेंटेज जो निर्यात का था वो बहुत ज्यादा कम हो गया। जाहिर सी बात है, जो कपड़ा बुनकर होंगे उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ होगा भारत के इन सालों में। हुआ, बिल्कुल हुआ। तो फिर भारत ने किन चीजों का निर्यात किया? आंकड़ों के माध्यम से फिर एक नाटकीय कहानी सामने आती है। अब देखना, यहाँ पर बहुत अच्छी कहानी पता चलेगी, इसको मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। ये देखा गया, बाद में पता चला भारत से जो है वो कपास यानी कपड़ा तो जो है वो कम निर्यात हो रहा था, मतलब वो कम जा रहा था, और कपास बहुत ज्यादा मात्रा में जा रहा था। तो मतलब अंग्रेज क्या कर रहे थे, हमसे कपड़ा ना खरीद कर वो कच्चा माल खरीद रहे थे, और कच्चा माल को कपड़े में कन्वर्ट कर रहे थे, धागा बना रहे थे, और वो धागा कपड़ा बनाकर जो है वो हमें बेच रहे थे। शायद मैंने पहले ही बताया ये चीज, सेंधा नमक के उदाहरण से, पाकिस्तान के सेंधा नमक के उदाहरण से आपको बताया होगा। हम पाकिस्तान से सबसे ज्यादा सेंधा नमक खरीदते थे, और हम क्या करते थे, भारत क्या करता था बहुत सालों तक, क्योंकि पाकिस्तान को सेंधा नमक के बारे में कुछ मालूम नहीं था, भारत ने इसका फायदा उठाया। और वही सेंधा नमक, पिंक सॉल्ट के नाम पर भारत क्या करता था, कच्चा सेंधा नमक पहाड़ के पहाड़ खरीदे और यहाँ पर प्रोसेस करके उसका नमक बनाकर यूरोप में बेचता था। 2 रुपए किलो पाकिस्तान से खरीदता था और 200 रुपए किलो जो है वो यूरोप में बेचता था। तो भारत के व्यापारी को जबरदस्त फायदा हुआ था इसका। उस किससे सीखा भारतीयों ने? अंग्रेजों से सीखा। अंग्रेजों ने क्या किया, कपड़ा खरीदना बंद कर दिया भारत से, कपास खरीदते रहे, कपास ज्यादा खरीदते रहे।
आपने शायद सुना भी होगा, भारतीय किसानों को मजबूर किया जाता था नील और उसकी अफीम की खेती के लिए। उसी तरह से कपास भी था। कपास भी जो है वो नील और अफीम बहुत ज्यादा बिकता था, भारत से बहुत ज्यादा जाता था। और बाहरी यूरोप में क्यों नहीं खेती करने देते इसको? अफीम एक ऐसी फसल, अफीम देखा है आप लोगों ने? कितने बच्चों ने अफीम देखा है? अफीम कैसा लगता है? अफीम के बारे में सुना तो होगा, देखा कितने बच्चों ने है? अफीम कैसा लगता है? कोई तो बोलेगा यार। अफीम का फल देखा है कि नहीं? अफीम कैसा दिखता है? भैया हमारे यहाँ पे खेती तो होती है लेकिन आज तक देखा नहीं है मैंने। देखा नहीं है? चलो देखो, अफीम की एक ऑनलाइन क्लास का मजा देखो। अफीम का पौधा कैसा दिखाई देता है, उसका फल कैसा दिखाई देता है। और अफीम के साथ एक वो परेशानी थी कि अफीम जब उगता है तो ये जमीन की मिट्टी की उर्वरक क्षमता बहुत ज्यादा कम कर देता है। इसके कारण से उसकी उस खेत में दूसरी फसल नहीं हो पाती बहुत ज्यादा। तो इस प्रकार के अफीम के पौधे होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात है, आपने कभी खसखस खाई है? पनीर, जब पनीर बनता है या फिर अपने यहाँ खाने में जो है वो खसखस यूज होती है, वो इसी अफीम के उससे निकाली जाती है, खसखस से। खसखस जो निकाली जाती है, खसखस नाम सुना होगा आपने, घर में मम्मी जरूर यूज करती होंगी, पूछिएगा अगर आपको नहीं पता है। खसखस जो है वो इसी से निकाली जाती है, अफीम से ही। ये इस प्रकार की होती है, बहुत बारीक सी होती है। कोई ने हाथ में लिया भैया होगा। इसके तो लड्डू बनते हैं ना। खसखस के लड्डू बनते हैं, बिल्कुल। और ये सब्जी में भी बनती, सब्जी में भी मसाले के तौर पे यूज की जाती है खसखस। तो ये जो है वो अफीम से ही निकाला जाता है, खसखस। तो क्या इसमें मतलब वही नशीला पदार्थ होगा? नहीं, बिल्कुल अलग है। खसखस जो है, तो जो व्यापारी थे, अंग्रेज थे, वो भारतीयों को फोर्स करते थे कि आप अफीम की खेती करो, नील की खेती करो। क्यों वहां, क्यों वो लोग क्यों नहीं कर सकते? वो लोग क्या करते थे, वहां अफीम की खेती अगर की जाती थी तो भूमि की उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती थी, इसलिए वो नहीं करते। भारतीय किसानों को फोर्स करवाते थे, नील की खेती करो, अफीम की खेती करो, जिससे खत्म हो जाए आपके खेत, हमको फायदा हो, हम इससे 2 रुपए किलो में खरीदेंगे, वहां पर 200 रुपए किलो में बेचेंगे। उदाहरण के लिए से बता रहा हूँ। तो उसी तरह से कपास के मामले में ये लोग चालबाजी करते थे। भारतीयों से कपास खरीदते थे, उसको प्रोसेस करते थे फैक्ट्रियों में, और कपड़ा बनाकर भारतीयों को ही बेच देते थे उसी चीज में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में, आप पढ़ोगे अगर, वहां पर जो है कपड़ों, विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी। क्योंकि भारतीय इस बात को समझ ही नहीं रहे थे, उनको केवल सस्ता माल दिख रहा था मार्केट में, कि भारत भारत में बने कपड़ों से ज्यादा सस्ता है अंग्रेजों के कपड़े। गांधी जी ने इसलिए चरखे की शुरुआत की थी। चरखा इसलिए वो चाहते थे कि तिरंगा में जो है वो चरखा शामिल हो, क्योंकि चरखे ने लोगों को स्वदेशी के बारे में जागरूक किया कि भाई अंग्रेज क्या कर रहे हैं तुम्हारे साथ। तुमसे कपड़ा, वो कपास खरीद रहे हैं, बाहर जा रहा है, उसको प्रोसेस करके कपड़ा बना के तुमको ही बेच रहे हैं। वो 4 रुपए में खरीद रहे हैं और 40 में कपड़ा बना के तुमको बेच रहे हैं। तुम क्यों नहीं काट सकते सूत, क्यों नहीं काट सकते? चरखे चलाओ। वहीं से खादी ग्रामोद्योग की शुरुआत होती है, कि खादी जो है वो बनाने की शुरुआत होती है। खादी से धागा जो है वो ग्रामीण में, चरखा जो है वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया गांधी जी के आंदोलन के कारण से। गांधी जी ने चरखे को प्रोत्साहन दिया और लोगों को समझाया कि अंग्रेज ये कर रहे हैं आपके साथ। असहयोग में कपड़ों की होली जलाई गई, विदेशी कपड़ों की। तो फिर भारत ने किन चीजों का निर्यात किया? आंकड़ों के माध्यम से एक नाटक की कहानी सामने आती है। निर्मित वस्तुओं का निर्यात घटता जा रहा था और उतनी तेजी से कच्चे मालों का निर्यात बढ़ता जा रहा था। 1812 में 1871 के बीच में कच्चे कपास का निर्यात 5% से बढ़कर 35% हो गया। कपड़ा घट रहा था, कपड़ा नहीं जा रहा था, कपास जा रहा था। हम कपास बेच रहे थे, और हमारे किसानों को ये भी आभान नहीं था कि हम किसान जो कपास जो है वो महंगे के चक्कर में अपने किसानों को नहीं दे रहे, अपने यहाँ के लोगों को, बुनकरों को नहीं दे रहे, हम विदेश में भेज रहे हैं ज्यादा पैसों के लालच में। वही चीज महंगी होकर हमारे बिक रही है, हमारे सबको अपना फायदा दिखता था ना, जाहिर सी बात है। कपड़ों की रंगाई के लिए इस्तेमाल होने वाला नील का भी कई दशकों से बड़े पैमाने पर निर्यात होता है। जैसा कि अपने पिछली कक्षा में पढ़ा ही था, 1820 के दशक में चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात भी किया जाने लगा। कुछ समय तक तो भारतीय निर्यात में अफीम का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा। ब्रिटेन की सरकार भारत में अफीम की खेती करवाती थी और उसे चीन को निर्यात कर देती थी। अफीम के निर्यात से जो पैसा मिलता था उसके बदले चीन से ही चाय और दूसरे पदार्थों का आयात किया जाता था। तो मतलब देखो, अपने है अपनी जमीन, अपनी खेती पे चीज हो रही है, और ब्रिटेन उसको खरीद कर चीन को बेच रहा है। क्यों भाई? तो भारत डायरेक्ट चीन को नहीं भेज सकता क्या? अगर उसको बेच रही है अफीम, तो भारत नहीं भेज सकता चीन को? नहीं। ब्रिटेन ब्रिटेन जबरन में खा, मतलब बैठे बैठे कमा रहा है, खा रहा है वो। जमीन भारत की, उगाने वाला भारत का, पैसा भारत को मिलना चाहिए, ब्रिटेन जबरन में खा रहा है। तो ये चीज हो रही थी बड़े टाइम पर, बहुत लंबे समय तक, है ना। यहाँ पर जो है वो एक मैप दिया हुआ है, कैसे जो बड़े बड़े गोले हैं ना, ये दिखाता है कि कितने व्यापक तौर पर जो है वो निर्यात किया जाता था। व्यापारिक मार्ग थे, मतलब कहाँ से सबसे ज्यादा पैसों का व्यापार होता था भारत में। तो ये कुछ वो है
जो समुद्री तट होते हैं ना, पत्तन जिसको बोलते हैं, या फिर जहाँ से व्यापार किया जाए, समुद्री व्यापार मार्ग, तो यहाँ से जो है वो यहाँ पर लाल सागर दिख रहा होगा, शायद आपने लाल सागर के बारे में सुना होगा, मैंने पहले ही बताया होगा, लाल सागर दिख रहा है आपको, है ना। ये एक बहुत अभी बीच में इधर इसमें इधर यहाँ से आपको ये दिख रही है ना, जरासी कैनाल, ये यूरोप को जोड़ती है, बड़े बड़े जहाज यहाँ से जाते हैं। तो एक बार बीच में अभी जहाज यहाँ पर अड़ गया था, बीच में ऐसा टेढ़ा फंस गया था, इसके कारण से जो है बड़ी परेशानी हुई थी। तो भारत से जो है वो यहाँ से ये पूरा व्यापारिक मार्ग है, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे जाते थे भारत से। गोवा एक हमारा पत्तन है, सूरत एक पत्तन है, मछलीपट्टनम, हुगली, मद्रास मतलब अपना जो चेन्नई मतलब तमिलनाडु है, वहां पर मद्रास उसको बोलते हैं। मछलीपट्टनम एक्चुअली विशाखा, अभी के जमाने में विशाखापट्टनम को बोला जाता है। तो विशाखापट्टनम एक बार कंफर्म कर लूँ, जहाँ तक है उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आता है ना, कंफर्म कर रहा हूँ, मुझे मालूम है लेकिन। आंध्र विशाखा, प्रदेश में हुई है। आंध्र प्रदेश, सॉरी सॉरी, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में आता है, आंध्र प्रदेश में आता है, सही बोल रहा है बिल्कुल। विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम एक्चुअली जो है वो विशाखापट्टनम को बोलते थे, और बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश में ही आता है ना। उड़ीसा ऊपर है, गलती से मुंह से निकल गया, लेकिन वो है आंध्र प्रदेश ही, बिल्कुल। उड़ीसा और ऊपर है भाई, उड़ीसा में कैसे आ सकता है। 19वीं शताब्दी में भारतीय बाजारों में ब्रिटिश फिर से यहाँ पर जो है औद्योगिक उत्पादनों की बाढ़ सी आ गई। भारत में ब्रिटेन उत्पाद बहुत ज्यादा बिकने लगे। भारत में ब्रिटेन से शेष विश्व को भेजने वाले में खाद्यान्न व कच्चे पदार्थ के निर्यात में इजाफा हुआ। ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जाता था, उसकी कीमत भारत के ब्रिटेन भेजाने वाले माल की कीमत से बहुत ज्यादा होती थी। मतलब वही ना, कच्चा माल सस्ते में ले रहे हैं और महंगा माल हमको बना बना के बेच रहे हैं। यहाँ पर एक शब्द आता है व्यापार अधिशेष। भारत के साथ ब्रिटेन ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिशेष की व्यवस्था पे काम करता था। ये क्या है बात, वो जितना भी कमाता था ना, कच्चा माल खरीदा हमसे, महंगे पे हमको बेच रहा है, और जो आय आय मिली ना, वो क्या करता था, अपने जो अधिकारी यहाँ पर भारत में लगाए हुए हैं उनकी सैलरी पर, जो सैनिक भर्ती किए हुए उनकी सैलरी पर, मतलब भारत से कमाकर भारत में जो है वो खर्चा कर देता था। उसको व्यापार अधिशेष बोलते हैं। इस व्यवस्था को व्यापार अधिशेष बोलते हैं यहीं पर। इसका मतलब है कि आपसी व्यापार में हमेशा ब्रिटेन को ही फायदा रहता था। ब्रिटेन इस मुनाफे के सहारे दूसरे देशों के साथ होने वाले व्यापारिक घाटे की भरपाई कर लेता था। जो भी दूसरे देशों से नुकसान होता था, उसको वो यहाँ से भरपाई हो जाती। बहुपक्षीय बंदोबस्त ऐसे ही काम करते हैं। इसमें एक देश के मुकाबले दूसरे देश को होने वाले घाटे की भरपाई किसी तीसरे देश के साथ व्यापार में मुनाफा कमाकर कर ली जाती है। ब्रिटेन के घाटे की भरपाई में मदद करते हुए भारत ने 19वीं सदी की विश्व की अर्थव्यवस्था का रूप तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था, उससे तथाकथित होम चार्जेस का निपटारा होता था। इसके तहत ब्रिटानी अफसरों व्यापारियों द्वारा अपने घर में भेजी गई निजी रकम, भारतीय बाहरी कर्जे पर ब्याज, और भारत के काम कर चुके ब्रिटानी अफसरों की पेंशन शामिल थी। जो भी अधिकारी वगैरह होते थे उनको पेंशन देते थे। तो व्यापार अधिशेष की मतलब, व्यवस्था का मतलब है आपसी व्यापार में हमेशा हमेशा ब्रिटेन को ही फायदा होगा। जो भी व्यापार हो रहा हो, उसमें फायदा किसको होगा, ब्रिटेन को। उसका यूज कहाँ करेगा वो, दूसरे देशों से कर्जा होगा या उसको चुकाने में, युद्ध लड़ने में, वगैरह वगैरह में। भारत से जो फायदा हो रहा था, महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। अब आएंगे दो महायुद्धों के बारे में, जिसके बारे में मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है, थोड़ा बहुत है। लेकिन जितना मेरे पास है उतना बताता हूँ। तो युद्धकालीन, 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था। इसमें दो धड़ल्ले जो थे वो लड़ रहे थे आपस में। एक पाले में मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। तो दूसरे पाले में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन तुर्की थे। टर्की भी बोलते हैं जिसको, है ना। दो पड़ले हो गए थे। इटली स्टार्टिंग में, इटली भी था इसमें शामिल, लेकिन इटली जो है वो तटस्थ रहा पहले, फिर उसके बाद पहले इस खेमे में शामिल हो गया, फिर इस खेमे में शामिल हो गया, वो पाला बदलता रहा इटली, है ना। तो ये सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बनता है कि कौन से दो खेमे बन गए। खेमे मतलब पाले बन गए थे। पहला पाला था ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, और दूसरा था जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य। ये दोनों में जो है वो युद्ध छिड़ गया। अब इसमें युद्ध के बारे में नहीं बताएंगे आपको, ये बताएंगे कि कैसे अर्थव्यवस्था परेशान हुई, कैसे युद्धों ने, जो दो दो देश लड़ रहे थे, उनकी हिस्ट्री में लोगों को, उद्योगों को किस प्रकार से नुकसान हुआ, उसके बारे में बताएंगे युद्धकालीन रूपांतरण में।
मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा भीषण युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था, है ना। पता नहीं इन लोगों ने महाभारत नहीं पढ़ी होगी शायद, इसलिए ऐसा बोल। महाभारत में भी ऐसा युद्ध हुआ था। अब ये लोग नहीं मानते ना, अपने धर्म ग्रंथों को ये लोग वो समझते हैं कि ये सब किंवदंतियां हैं, मतलब मानव ने बनाई हुई हैं। लेकिन अपन उसको इतिहास मानते हैं, हमारे लिए महाभारत का युद्ध जो है वो इससे भी भीषण रहा होगा। खैर, कुछ हद तक मान लेते हैं, क्योंकि उस हो सकता है महाभारत के टाइम उतनी ज्यादा जनसंख्या ना रही हो, मान लेते उदाहरण के लिए, है ना। इस टाइम जनसंख्या ज्यादा थी तो युद्ध मरने वाले, लेकिन विविधता जो है वो, जो विविधता होती है ना युद्ध की, मरने मतलब जो भीषणता होती है, जो लड़ाई की, वो महाभारत महाभारत में रही होगी। खैर जाने दो, अपन इनको मान लेते हैं अभी कि इतिहास में इससे पहले जो आधुनिक इतिहास है उसमें जो है इतना भीषण युद्ध कभी नहीं हुआ था। इस युद्ध में दुनिया के सबसे अगुआ औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे से जूझ रहे थे। यूरोप में ही सबसे पहले औद्योगिकरण हुआ था शुरू। यूरोप में ही सब कुछ, सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां थी, लोगों के पास पैसा था, लोगों के पास आमदनी थी, लोगों के पास खेती थी, लोगों के पास वैभव था, सब कुछ थी, फैक्ट्रियां थी। और यही देश सबसे ज्यादा लड़ रहे थे आपस में, यूरोप के। और शत्रुओं को नेस्त नाबूद कर देने के लिए उनके पास बेहिसाब आधुनिक औद्योगिक शक्ति जो है वो इकट्ठी हो चुकी थी। यह पहला आधुनिक औद्योगिक युग था। इस युग में मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाजों और रासायनिक हथियारों का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। ये सभी चीजें आधुनिक विशाल उद्योग की देन थी। युद्ध के लिए दुनिया भर से असंख्य सिपाहियों की भर्ती की जा रही थी और उन्हें विशाल जलपोतों और रेलगाड़ियों के माध्यम से युद्ध के मोर्चों पर ले जाना चाहिए। यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, यहाँ तक ये फोटोग्राफ है, ये सब बम है, पूरे के पूरे जो है वो बम है, जो हथियार। तो अभी क्या हुआ, जब युद्ध शुरू हुए ना, तो इसमें जो है सबसे ज्यादा उद्योगीकरण जो है वो, लोग बाग खाने माने की चीजों में उद्योग ने लगा के वो बम वगैरह बनाने लगे। बंदूक की फैक्ट्रियां खुली, तोप खानों की फैक्ट्रियां खुली, उस बारूद की फैक्ट्रियां खुली, उसमें ज्यादातर लोग गए। तो ये चीज वही बता रहे हैं। युद्ध में लगभग 90 लाख लोग मारे गए थे, इस पे ऑब्जेक्टिव आता है, और 2 करोड़ लोग घायल भी हुए। मृतकों और घायलों में से सबसे ज्यादा कामकाजी उनके लोग थे। इस महाविनाश के कारण यूरोप में कामकाजी लिखे लायक लोगों की संख्या बहुत कम हो गई थी, परिवार के सदस्य घट गए थे। थोड़ा सा जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ। युद्ध के कारण दुनिया की सबसे अर्थशाली ताकतें जो है वो बीच में संबंध टूट गए थे, वे अब एक दूसरे से बदला लेने पर उतारू थे। युद्ध के लिए ब्रिटेन और अमेरिकी बैंकों से अमेरिकी जनता से भारी कर्ज लेना पड़ा। फलस्वरूप इस युद्ध ने अमेरिका को कर्जदार के बजाय कर्जदाता देश बना दिया। कहने का आशय यह है कि युद्ध के बाद एक दूसरे देशों में अमेरिका व उसके नागरिकों की संपत्तियों की कीमत अमेरिका के दूसरे देशों की सरकारों और राज्यों के स्वामित्व में ज्यादा हो चुकी थी। जाने दो। युद्धोत्तर सुधार। अब युद्ध के बाद सुधार कैसे कैसे किए गए। युद्ध के बाद आर्थिक उछाल का माहौल पैदा हो गया था, क्योंकि मांग, एक्चुअली ऐसा होता है, जब भी कोई महामारी आती है या फिर कठिनाई आती है उसके बाद एकदम से मांग बढ़ती है, और फिर इंडस्ट्री पे जो है वो बहुत ज्यादा, जैसे कोरोना काल में सबको लगा दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया, लोगों ने कम पैसा कम खर्च करना शुरू कर दिया, बचत ज्यादा शुरू कर दी, कम खाने लगे, कम चीज करने लगे। और ऐसे जैसे ही कोरोना महामारी खत्म हुई, अब लोग बाग भर भर के जो है वो, जो घर बनाने के लिए रुके थे वो घर बनाने लगे एकदम से, जो खेती खरीदने के लिए खेत खरीदने के लिए रुके थे वो रुक गए कि भाई देख लो अभी पैसा बचा लो। फिर उसके बाद मांग बढ़ जाती है, तो सभी सेक्टर जो है उछाल खाते हैं, वही युद्ध के बाद हुआ। पर जब युद्ध के कारण पैदा हुआ उछाल शांत होने लगा, तो उत्पादन गिरने लगा और बेरोजगारी बढ़ने लगी। सेम केस अभी भी हो रहा है कोरोना के कारण से। कोरोना के बाद से डिमांड घटी थी, एकदम से कोरोना जब खत्म हुआ तो डिमांड बढ़ी, और अब फिर से सेटल हो रहा है। ये कर्व है, ये होता ही है, हर बार होता है ना। बेरोजगारी बढ़ने लगी, जो कि होने वाला है अब। इंडिया इंडिया नहीं, पूरे दुनिया के साथ हो रहा है। उत्पादन गिर रहा है, बेरोजगारी बढ़ने वाली है। जो हो चुका है ना वो इतिहास रिपीट होने वाला है फिर से। दूसरी ओर सरकार ने भारी भरकम युद्ध संबंधी व्यय में कटौती शुरू कर दी थी, शांतिकालीन करों के सहारे उनकी भरपाई की जा सके। 1921 में हर 5 में से एक ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था, रोजगार, बेरोजगारी बढ़ गई थी। युद्ध के बाद की हालत ये थी, है ना। गेहूं के बारे में भी लिखा हुआ है कि बहुत अचानक गिर गई गेहूं की पैदावार और परेशान होना पड़ा, गेहूं की अति की हालत पैदा हो गए। मतलब गेहूं की पता, मतलब ऐसा हुआ कि पहले खाने को नहीं था, फिर एकदम से गेहूं की पैदावार बढ़ गई, संतुलन बिगड़ा ना, युद्ध ने काम बिगाड़ दिया बीच में, युद्ध ने वो प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ दिया। युद्ध के दौरान ये आपूर्ति अस्त व्यस्त हुई, तो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की पैदावार अचानक बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, पूर्वी यूरोप में गेहूं की पैदावार सुधरने लगी और विश्व बाजारों में गेहूं की अति के हालात पैदा हो गए। अनाज की कीमतें गिर गई, ग्रामीण आय कम हो गई। जाहिर सी बात है, जब कोई चीज ज्यादा मात्रा में आने लगेगी तो उसकी कीमत गिर जाती है। आपने देखा होगा टमाटर फेंक देते हैं किसान, क्योंकि 1-1, 2-2 रुपए किलो बिक रहे होते हैं। अति हो जाती है, जब अति पैदावार हो जाती है तो कीमतें गिर जाती है, उससे किसान को नुकसान होता है। तो वही हालत पैदा, बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग।
1920 में दशक में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की बड़ी खासियत बृहद उत्पादन का चलन। बृहद उत्पादन की ओर बढ़ने का सिलसिला तो 19 में 1920 के दशक में आता है। इसमें कहानी कुछ नहीं है। फोर्ड के बारे में बताया हुआ है कि अब जो है वो बड़े पैमाने पर जो है चीजें उत्पादित होने लगी। क्यों? क्योंकि फैक्ट्रियों में वही चीज जो है वो अब मशीनों के द्वारा बनाई जा रही थी। तो अब गाड़ियों के यहाँ पर दिख रहा है फोर्ड कंपनी की टी मॉडल गाड़ियां जो है वो खड़ी हुई थी। तो बृहद लेवल पर उत्पादन उत्पादन होने लगा क्योंकि लोगों के पास पैसा था खरीदने के लिए। मास प्रोडक्शन का चलन होने लगा था, है ना। तो इसमें असेंबली लाइन पर अब जो है वो मशीनें आ गई थी ना, तो असेंबली लाइन बनने लगी। असेंबली लाइन में क्या होता है, किसी हाथ से एक एक पार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। चीजें आगे बढ़ती जाएंगी, एक व्यक्ति उसमें स्क्रू कसेगा, एक उसमें बेल्ट चढ़ाएगा, एक उसमें काम करेगा, एक के बाद एक चीजें करते जाएंगे, और वो चीज जो है आखिरी में जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। मतलब असेंबली लाइन पर एक कार का पुर्जा गया, असेंबली लाइन मतलब एक बेल्ट पर सबसे पहले कार का ढांचा रखा गया, उसको पेंट करा गया, एक के बाद एक बढ़ती जा रही कार, और उस पर काम होता जा रहा है। उसमें इंजन लगाया गया, टायर लगाया गया, फर्नीचर लगाया गया, गेट लगाया गया, पुर्जे लगाया गया, कार आगे बढ़ती जा रही है, जिसका काम है वो लगाते जा रहा है और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ढेर सारा मास प्रोडक्शन बोलते हैं इसको। अब जो है 1920 के दशक में ये मास प्रोडक्शन होने लगा, अमेरिका जो है वो। तो 1914 में वेतन दुगना यानी $5 प्रतिदिन कर दिया गया। साथ ही उन्हें अपने कारखाने में ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी। फोर्ड फैक्ट्री के बारे में लिखा हुआ है। फोर्ड एक कंपनी का नाम है जो गाड़ियां बनाती है ना। तनख्वाह बढ़ने से हेनरी फोर्ड के मुनाफे में जो कमी आई थी उसकी भरपाई करने के लिए वो अपनी असेंबली लाइन की रफ्तार बार बार बढ़ाने लगे। उससे मजदूरों का काम बोझ लगातार बढ़ता रहा। अपने इस फैसले के कारण फोर्ड बहुत संतुष्ट थे। कुछ समय बाद उन्होंने लगा कि लागत कम करने के लिए अपनी जिंदगी में उन्होंने इससे अच्छा फैसला कभी नहीं लिया। उन्होंने मजदूरों को काम बढ़ा दिया, ज्यादा बनाओ ताकि मुनाफा ज्यादा हो और हम आपको पेमेंट ज्यादा दे सके। फोर्ड द्वारा अपनाए गए उत्पादन पद्धति जल्दी पूरे अमेरिका में अपनाया जाने लगा। तो अब असेंबली लाइन जो है मास प्रोडक्शन प्रोडक्शन ज्यादा करने लगे वो। प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो उनकी कमाई भी ज्यादा होने लगी। 1919 में अमेरिका में 20 लाख कारों का उत्पादन होता था, जो 1929 में बढ़कर 50 लाख कार प्रति वर्ष हो गया। दुगने से भी ज्यादा, 10 साल में दुगने से भी ज्यादा कार बनने लगी। तो अमेरिका को फायदा हुआ। 1920 के दशक में आवास और निर्माण क्षेत्र में आए उछाल से अमेरिकी संपन्नता का आधार पैदा हो चुका था। मकानों के निर्माण और घरेलू जरूरी, अब मतलब अमेरिका थोड़ा सा तरक्की कर रहा था। सीधी सी बात है, 1920 के दशक में, मतलब प्रथम विश्व युद्ध के बाद। 1923 में अमेरिका के शेष विश्व को पूंजी का निर्यात दोबारा करने लगा और वह दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदाता देश बन गया, मतलब कर्ज देने वाला। अमेरिका द्वारा आयात और पूंजी निर्यात में यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं को संघर्ष से उबरने में मदद करी, क्योंकि यूरोपियों ने लड़ा था युद्ध। अगले 6 साल में विश्व व्यापार का आय वृद्धि में काफी सुधार आया, लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक कायम नहीं रही और 1929 में आती है महामंदी। तो ये ऑप्शन ऑप्शन आता है, इसमें ऑब्जेक्टिव आता है महामंदी की शुरुआत कब मानी जाती है, तो 1929 में अमेरिका में, है ना। इस दौरान 1929 में भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। सब चीजें साथ में चल रही थी, इतिहास यही है ना। यहाँ भारत देश आजादी के लिए लड़ रहा था, वहाँ अमेरिका जो है वो कर्जदाता बन गया था सबसे बड़ा। ब्रिटेन वगैरह को भी कर्ज दे रहा था और आर्थिक सत्ता का केंद्र जो है वो बन गया था। महामंदी आई। महामंदी कब आई? महामंदी क्या थी? सब चीज इस दौरान दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में उत्पादन, रोजगार, आय, व्यापार में भयानक गिरावट दर्ज की गई। सब कुछ एकदम से कम हो गया। बहुत सारे रीजन थे। मंदी का समय और असर सब देशों में एक जैसा नहीं था, लेकिन आमतौर पर ऐसा माना जा सकता है कृषि क्षेत्र और समुदाय पर इस पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि औद्योगिक उत्पादन की तुलना में खेती और उत्पादन की कीमतों में ज्यादा भारी और कमी बनी रही। तो ये महामंदी का दौर था। इसके 3-4 कारण दिए हुए हैं कि क्यों आई महामंदी, है ना। तो एक बार देख लेते हैं फटाफट ये कारण क्या थे। पहला कारण है, इस महामंदी के कई कारण थे, पहले भी देख चुके हैं कि युद्ध के कारण से अर्थव्यवस्थाएं कमजोर थी। पहला कारण था कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। लगातार उत्पादन बहुत ज्यादा था, खाने वाले कम थे, उत्पादन ज्यादा था, और उसके कारण से किसानों की आय घटने लगी, कीमतें गिरी चीजों की और किसानों की आय घटने लगी। पहला कारण ये था, अति उत्पादन। महामंदी आने का पहला कारण था अति उत्पादन। दूसरा कारण था 1920 के दशक में मध्य में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा किया था। जब हालात अच्छे थे तो अमेरिका से कर्जा जुटाना बहुत आसान था, लेकिन संकट का संकेत मिलते ही अमेरिकी उद्यमियों के होश उड़ गए। 1928 के पहले 6 माह तक विदेशों में अमेरिका का कर्जा का $1 अरब था। मतलब खूब अमेरिका ने लालच के चक्कर में, पैसों के चक्कर में खूब कर्ज बांटा, खूब। फिर उसके बाद जो है वो कर्जा जब वापस नहीं लौटा तो अमेरिका की हालत खस्ता हुई। साल भर के भीतर यह कर्जा घटकर केवल एक चौथाई रह गया था। जो देश अमेरिकी कर्जे पर सबसे ज्यादा निर्भर थे उनके सामने गहरा संकट खड़ा हो गया था। कर्जा तो ले लिया अमेरिका से बहुत अच्छे ज्यादा मात्रा में, लेकिन चुकाने की बारी आई तो अब नाटक हो रहा था।
तो जो देश अमेरिकी कर्जे पर सबसे ज्यादा निर्भर थे उनके सामने गहरा संकट खड़ा हुआ, क्योंकि अमेरिका ने अब कर्जा देना कम कर दिया था, क्योंकि उसको वापस नहीं मिला कर्जा उतना जितना लिया था। तो जो लोग निर्भर थे अमेरिका पे, उनकी हालत टाइट हुई, है ना। वो लोग जहाँ अभी तो चल रहा था, अमेरिका जब तक देता रहा, फिर उसके बाद अमेरिका ने हाथ खींच ली, क्योंकि वो भी संकट से जूझ रहा। भले ही सब देशों में एक जैसा प्रभाव ना पड़ा हो, लेकिन अमेरिकी पूंजी के लौट जाने से पूरी दुनिया पर असर जरूर पड़ा। यूरोप में कई बड़े बैंक धराशायी हो गए, कई देशों की मुद्रा की कीमत बुरी तरह से गिर गई, केवल एक अमेरिका के कारण से। औद्योगिक देशों में भी मंदी का सबसे बुरा असर अमेरिका को ही झेलना पड़ा। कीमतों में कमी और मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्ज देना बंद कर दिए। तो अमेरिका पे क्या क्या असर पड़ा वो लिखा हुआ है।